हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 क्वेश्चन तक तो हो गया था। अब उसके बाद 25 के बाद से जो 26 क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये है बीए सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट एड का जो क्वेश्चन होता है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और नहीं भी दिया है तो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग दे चुके हैं एग्ज़ाम तो आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो उस दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था, जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को हम स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट है, डूबे रहे व्यक्ति को नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? तो उसको सतह पर पीठ के बल लेटा देना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, कंप्रेस करना चाहिए। जितने भी उसके अंदर पानी घुसे हुए हों, पानी मुंह के अंदर उसने लिया हुआ हो, तो उसको ऐसे प्रेशर डालना चाहिए जिससे वो उसके मुँह में जितने भी, उसके पेट में जितने भी पानी हो सब निकल जाए मुँह के थ्रू। चोकिंग की स्थिति, ठीक है, कह रहा है कि चोकिंग की स्थिति में श्वसन तंत्र के किस भाग में कोई वस्तु फंस जाती है? इन चोकिंग ऑब्जेक्ट बिकम ट्रैप्ड इन विच पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो ट्रैकिया है उसमें ये पार्ट घुस जाता है जिसको श्वसन नली भी कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दमा के क्या लक्षण होते हैं? तो दमा के जो लक्षण होते हैं वो छाती में जकड़न भी हो जाता है, चेस्ट में कॉन्जेशन हो जाता है, खांसी भी आती है, अचानक हाफना, व्यक्ति हाफने भी लगता है। तो इसलिए राइट आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया पूछ रहा है कि हाइपोक्सिया क्या होता है? तो हाइपोक्सिया जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में और शरीर में, शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस अवस्था को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और शरीर में क्या कह रहा है, अमोनिया की कमी। तो अमोनिया की कमी को हाइपोक्सिया नहीं कहते हैं। शरीर में मीथेन की कमी को भी नहीं कहते हैं। शरीर में नमक की कमी होती है तो गाइडर हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो मानव हृदय का जो वजन होता है वो 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव हृदय में कितने लोब्स होते हैं? तो मानव हृदय जो होता है उसके 4 लोब्स होते हैं। राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस हिसाब से इसके 4 लोब हो जाते हैं। शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में जाता है? तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे लंग्स में आता है और लंग्स क्या काम करता है, जो ब्लड होता है उनको ऑक्सीजनेटेड करने का कार्य करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लंग्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मस्तिष्क में रक्तस्राव का क्या कारण है? मस्तिष्क में रक्त स्राव जो होता है वो किस कारण से होता है? तो वो स्ट्रोक जब हो जाता है, स्ट्रोक की वजह से मस्तिष्क से रक्त स्राव जो होता है, ब्लीडिंग होती है, माइंड से ब्लीडिंग होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्ट्रोक। नुकीली चीज़ जब घुसती है अंदर बॉडी में तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे इंसिजन कहते हैं। अब इसमें इंसिजन में और पंक्चर घाव में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि पंक्चर घाव होगा या फिर इंसिजन, क्योंकि कोई भी चीज़ जब इंसर्ट होती है तो उसको इंसिजन कहते हैं। बट इसमें पंक्चर भी है। पंक्चर तो मुझे नहीं लगता होगा, बट आप लोग एक बार चेक कर लेना कि इसका आंसर क्या होता है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अक्षतंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? तो अक्षतंतु की जो चोट होती है वो सिर से संबंधित होती है। यदि घाव रक्त से बह रहा है तो उसे किस प्रकार रोकेंगे? तो उसे, अगर घाव कोई है तो उसे क्या करेंगे, साफ जो कपड़ा होता है उससे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, जिसकी वजह से घाव जहाँ है वहाँ से ब्लीडिंग कम हो जाएगी।
दो भारी वस्तुओं से दबने वाली इंजरी होती है। तो दो जब भारी वस्तुएं होती हैं, जैसे ये हो गई एक वस्तु और एक ही वस्तु ये हो गई, अब यहाँ बीच में कोई पर्सन है, तो इसको अगर इंजरी होती है तो इसे क्या कहते हैं? अब ये वस्तु इधर आई और ये वस्तु इधर गिरी, बीच में ये फंस गया बेचारा, तो इस जो ये घाव है इसको क्रश इंजरी कहते हैं। इसलिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है? तो जो होता है एब्रेशन, इंसिजन, लेसरसन, ये सब एक घाव की श्रेणी है। लेकिन फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे ये आपके पैर हैं, ठीक है, ये आप हैं और आपके पैर टूट गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि अगर ये आपका पैर है, आधे पर से टूट गया, इधर आधे से टूट गया, हाथ है यहाँ पे कहीं टूट गया, तो इसको क्या कहेंगे? फ्रैक्चर हो गया ना। तो इसलिए ये घाव की स्थिति में नहीं आता, ये क्या आता है? ये फ्रैक्चर अलग श्रेणी में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। वयस्क मानव के कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव जो होता है, हाउ मेनी बोन्स आर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? तो एडल्ट में 206 होता है, और जो क्या होते हैं, न्यूबॉर्न या फिर बेबी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों में, शिशुओं में कितने बोन्स होते हैं? वो होते हैं 300 बोन्स। ये क्या होते हैं, पहले ये बोन छोटे छोटे रहते हैं, फिर आपस में जो बच्चा बड़ा होता है तो इसकी बोन्स जैसे ये है, तो फिर बाद में क्या होते हैं, ये बोन्स जॉइंट हो जाते हैं। तो इसलिए जब एडल्ट होता है व्यक्ति तो उसके बोन्स में 206 होते हैं। अगर बच्चों का पूछे तो बच्चों में 300 बोन्स होते हैं। रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पर अगर बात करें तो रचना के आधार पर बोन को 3 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिंज जो संधि होती है उसको कब्जेदार संधि के नाम से भी जाना जाता है। कैप्चर जॉइंट जिसको कहते हैं उसको इस नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कार्य के आधार पर मांसपेशियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो कार्य के आधार पर जो मांसपेशियां हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती है उसे किस पेशी के नाम से जाना जाता है? तो उसे एक अनवॉलेंटियर, बोले तो अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशियां वे होती हैं जो हमारे बिना इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे कि जो कार्डियक होता है, तो जो यहाँ सब मसल्स होती हैं, ये सब जो होती हैं वो बिना इच्छा के, हमारी इच्छा के काम नहीं करती हैं, वो अपने आप ही बिना थके हुए कार्य करती हैं। लेकिन जैसे कि हाथ है, तो हाथ ये हमारे कब्जे में है, अगर हम चाहेंगे तो हाथ से उठाकर पानी पिएंगे, अगर हम चाहेंगे तो हाथ से उठाकर पानी नहीं पिएंगे। तो ये हमारे कब्जे में ये सब पेशियां हैं। मुंह है, अगर हम चाहेंगे तो बोलेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं। लेकिन जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं, चिकनी पेशियां होती हैं, वो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। जैसे दिल का धड़कना, यहाँ सब जो पेशी होती है, यहाँ सब अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जब फ्रैक्चर होता है तो जो ये हड्डी है वो मसल्स के बाहर आ जाती है, ठीक है। ये मान लो हड्डी है और मसल्स को बाहर कर देगी, जैसे मसल्स से बाहर ये हड्डी आ जाती है, तो ऐसे जो फ्रैक्चर होते हैं उन्हें खुला या संयुक्त फ्रैक्चर कहते हैं। इंग्लिश में इसे ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों में जो अधिकांशतः फ्रैक्चर होते हैं उन्हें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में भी इसे ग्रीन स्टिक ही कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशियों के कारण होता है? तो जो शरीर का अधिकांश वजन होता है वो कंकाली पेशी, बोले तो ऐच्छिक पेशियाँ, स्केलेटल मसल्स और वॉलेंटियर मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो शरीर का अधिकांश वजन इन्हीं के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
कंधों को जोड़ने वाली, कंधों के का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? तो जो कंधों का जोड़ होता है वो बाल एंड सॉकेट संधि जो होती है, सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं ये। निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मस्तिष्क भी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। जो स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डियाँ, वो भी है। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो भी एक क्या होती हैं, न्यूरॉन का ही हिस्सा होती हैं। और जो थायराइड होता है ये किसी भी प्रकार से तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। देखो नर्वस सिस्टम जो होता है वो माइंड से अटैच होता है। रीढ़ की हड्डियाँ भी हमारी नर्वस सिस्टम से ही चलती हैं। सेंसरी न्यूरॉन जैसे सेंस ऑर्गन्स जैसे होते हैं, ये भी हमारी जो न्यूरॉन के थ्रू है, वहीं से सब कुछ जितनी भी कार्य प्रणाली होती है उसके थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू माइंड तक पहुंचाती है। तो ये भी जो सेंसरी न्यूरॉन है ये भी एक क्या है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन थायराइड कोई भी ऐसी नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो हमारी सारी गतिविधियों को नर्वस सिस्टम ही एक ऐसा अंग है हमारी बॉडी में जो कि हमारी सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्योंकि हम जैसे कि चोट लगी मुझे, ठीक है, जैसे आपको चोट लगी तो वो अगर किसी पार्ट में चोट, हाथ में जैसे अंगुलियों में चोट लगी तो चोट लगेगी तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हमारे माइंड तक वो संकेत जाएगा कि चोट लग गई है। तो वहाँ क्या करेगा, WBC को भेजेगा, जिससे कि वहाँ पे जितने भी रोगाणु बीजाणु हैं अगर वो आए तो उन पे अटैक कर सके और वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कर सके, जिससे कि और ब्लड ना बहे। अब जैसे कि कोई चीज़ गर्म है तो अगर आप छुएंगे तुरंत ही आप अपने हाथ को ऐसे हटा लेंगे। वो किस वजह से हटाएंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम के थ्रू जाएगा कि हाँ ये चीज़ गर्म है, माइंड के पास ये संकेत जाएगा। फिर माइंड तुरंत ही, इतनी तेज होती हैं ये नर्वस सिस्टम की जो मतलब तुरंत कार्य करती हैं, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता, तुरंत माइंड के पास जाएगा ये संकेत कि ये चीज़ गर्म है। तो वो जो हम हाथ हटाते हैं वो हाथ के थ्रू, मतलब हाथ जो हटाते हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हटाते हैं, क्योंकि माइंड को ये संकेत जाता है कि ये चीज़ गर्म है, ये तुम्हें हानि पहुंचा देगी, इसलिए इसको हाथ को हटाओ। कोई भी चीज़ जैसे कुछ काट रहा है तो आप तुरंत अपने हाथ को हटा लेंगे कि हाँ ये मुझे काट लेगा, तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू आप हटाते हैं, ये नहीं कि अपने हाथों से हटाते हैं। नर्वस सिस्टम ये संकेत देता है कि हाँ ये चीज़ हानिकारक है, तुम अपना हाथ हटा लो। तो ये होते हैं नर्वस सिस्टम का कार्य। तंत्रिका तंत्र की संरचना, तंत्रिका तंत्र की संरचना इकाई किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई जो होती है वो न्यूरॉन को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वेयर इट इज़ फाउंड। तो ये जो होता है हाइपोथैलेमस, जो मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं? तो न्यूरॉन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्रेन का हिस्सा नहीं है। तो ब्रेन का जो हिस्सा है सेरेब्रम भी है, सेरेबेलम भी है, ब्रेन स्टेम भी है, लेकिन नेफ्रॉन जो होता है वो मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी बाकी 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन तो हो गए, 50 क्वेश्चन और हैं जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और जितनी भी अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़, अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं।